मित्रों नमस्कार। अध्ययन लोक के इस YouTube चैनल में मैं ललित पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जैसा कि अध्ययन किया था स्वर के बारे में, स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर कहते किसे हैं, इन सारी बातों की चर्चा हो चुकी है। आइए आज हम व्यंजन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो व्यंजन को यदि हम परिभाषित करें व्यंजन को, तो इसकी परिभाषा जो निकल करके आती है हमारे सामने वो ये होती है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों के सहायता से हो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में मित्रों, हिंदी में व्यंजनों की संख्या जो मानी गई है, हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। आइए मित्रों व्यंजन के प्रकारों के विषय में चर्चा करें कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन के प्रकार। व्यंजन मित्रों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले नंबर एक मित्रों है स्पर्श व्यंजन। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। और नंबर 3 है मित्रों ऊष्म व्यंजन। मित्रों यदि हम स्पर्श व्यंजन की बात करें कि स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा हमारे मुख के किसी ना किसी भाग को किसी ना किसी रूप में अवश्य स्पर्श करे तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा लिख लिया जाए कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी ना किसी भाग को किसी ना किसी
किसी ना किसी रूप में अवश्य स्पर्श करे तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मित्रों, स्पर्श व्यंजन की संख्या पर यदि विचार किया जाए तो इनकी जो संख्या होती है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। इनके 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं और इन्हीं अक्षरों से मिल करके इनकी संख्या 25 हो जाती है। मित्रों, एक बात और बताना चाहूंगा आपको, वर्गों में बटा होने के कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गों में आप लिख सकते हैं कि वर्गों में बटे होने के कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है, इसमें 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होता है। इस तरीके से इनकी संख्या 25 हो जाती है। मित्रों, आइए इसको एक सारणी के रूप में क्रमबद्ध करते हैं। एक सारणी बनाते हैं। एक, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4 और 5। तो जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि ये 5 वर्गों में विभक्त होते हैं। कौन कौन से वर्ग होते हैं? एक होता है कावर, उसके बाद चावर, टावर, टावर और पावर। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा। चा, छा, जा, झा, इया। टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। इस तरीके से जैसे हमने आपको बताया था कि कावर के अंदर का के अंतर्गत का, खा, गा, घा, अंगा। चा, छा, जा, झा, इया। टावर के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। टावर के अंतर्गत ता, था, दा, धा, ना। और पावर के अंतर्गत पा, फा, बा, भा, मा। मित्रों, एक बात इसमें और निकल करके आती है। इन वर्णों को क्या कहते हैं? चा, छा, जा, झा। इन वर्णों को क्या कहते हैं? तो इन वर्णों को मित्रों कहते हैं, सबको, ये सारे कितने हो गए? ये सारे जो व्यंजन हैं ये हो गए
स्पर्श व्यंजन, जैसा कि मैंने पहले बताया है आपको। और चा, छा, जा, झा, यहाँ को नहीं लेंगे, केवल 4 वर्ण, इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी। क्या बोलते हैं मित्रों? स्पर्श संघर्षी। ये होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 होती है। इसके बाद जो हम विचार करते हैं, इनको क्या कहा जाता है? वर्ग के 5वें अक्षर को, सभी वर्गों के 5वें अक्षर को क्या कहा जाता है? तो इनका जो नाम है मित्रों, इनको बोला जाता है नासिक्य व्यंजन। क्या बोला जाता है? नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन। और एक नाम इनका और है, इनको नासिक के अलावा पंचमा अक्षर भी कहा जाता है। पंचमा अक्षर, इनको पंचमा अक्षर के नाम से भी जाना जाता है। और मित्रों आपको एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन सारे व्यंजनों को बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा है। क्या कहा है? केवल बिंदी से स्पष्ट करने के लिए, केवल एक बिंदु से स्पष्ट करने के लिए। जैसे कि यदि हमें संगम लिखना है तो संगम, मित्रों संगम सही अर्थ में इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन बाबू श्याम सुंदर दास जी ने कहा है कि हम इसका प्रयोग इस अर्थ में भी कर सकते हैं, ये भी सही माना जाता है। तो हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि इसका एक चार्ट बनाया हम लोगों ने, और पूरा 25 स्पर्श व्यंजन लिखे, 25 में 4 स्पर्श संघर्षी हो गए। उसके बाद ये 5 जो हैं नासिक के व्यंजन, या इनको पंचमा अक्षर कहा जाता है, इस सब की हमने चर्चा की। आइए मित्रों लगे हाथ इनके उच्चारण स्थान की भी चर्चा कर लिया जाए कि कहां कहां से ये उच्चारित होते हैं। यहीं पर जब हम का वर्ग का उच्चारण करते हैं मित्रों, का, खा, गा, का, खा, गा, घा, अंगा, तो हम कहां से उच्चारित कर रहे हैं इनको? कंठ से। क्या हो जाएगा यहां पर? कंठ से। इसका उच्चारण कहां से होता है? का, खा, गा, घा, अंगा, तो कंठ से निकल करके आया। चा वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो मित्रों तालु होता है। चा, छा, जा, झा, इया, तो क्या हो गया? तालु। चा वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो तालु माना जाता है। और टा वर्ग का उच्चारण स्थान मित्रों मूर्धा होता है। क्या होता है? टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा से होता है टा वर्ग का उच्चारण स्थान। और ता, था, दा, धा, ना, इसका उच्चारण स्थान जो होता है दंत होता है, दंत। और अंत में पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ माना जाता है। तो हम लोगों ने स्पर्श व्यंजन, मित्रों हम लोगों ने स्पर्श व्यंजन पढ़ा और उसका उच्चारण स्थान भी पढ़ लिया। आइए अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। किसकी मित्रों? अंतस्थ व्यंजन। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन
तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी चर्चा की जाए तो इसको यदि हम परिभाषा के रूप में यदि हम व्यक्त करना चाहें, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि सीधे अंदर से बाहर निकल जाए, ध्वनि सीधे अंदर से बाहर निकल जाए तो उसे हम अंतस्थ व्यंजन मित्रों कहते हैं। इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 मानी गई है। आइए लिख लिया जाए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि अंदर से बाहर सीधे निकल जाती है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से होते हैं ये, इनकी संख्या भी 4 होती है। और ये वर्ण कौन कौन से होते हैं, या रा ला वा, या रा ला वा, ये 4 वर्ण जो होते हैं ये अंतस्थ कहलाते हैं। आइए इसमें भी देख लिया जाए, या रा ला वा, या रा ला वा में ला को क्या कहते हैं, ला को क्या कहते हैं, या और वा को क्या कहते हैं। तो मित्रों सबसे पहले हम जानकारी हासिल करेंगे कि या और वा को क्या कहते हैं। तो मित्रों या और वा को अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। या और रा को अर्ध स्वर कहा जाता है और रा को लुंठित वर्ण या फिर प्रकंपित। किसको, रा को। रा को मित्रों लुंठित या प्रकंपित, लुंठित या प्रकंपित कहते हैं। और ला को मित्रों पार्श्विक बोलते हैं। ला को क्या बोलते हैं, पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो हमने अंतस्थ व्यंजन के बारे में जानकारी की कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि अंदर से बाहर सीधे निकल जाती है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है मित्रों, या रा ला वा। और या और वा को अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं और रा को लुंठित या प्रकंपित कहते हैं और ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। आइए इसी क्रम में हम अगले प्रकार की तरफ चलते हैं व्यंजन के, जिसका नाम है ऊष्म व्यंजन। अगला कौन सा मित्रों, ऊष्म व्यंजन। नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। आइए देखते हैं ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है। ऊष्म व्यंजन, इसमें से 1 या 2 प्रश्न मित्रों सीटेट और टेट में अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो आइए व्यंजन के प्रकार में ये तीसरे प्रकार का जिक्र करते हैं, जिसका नाम है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। इसको यदि हम परिभाषा इसकी लिखेंगे तो इसकी परिभाषा जो निकल करके आती है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में, जिन वर्णों का
उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस अधिक मात्रा में, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस अधिक मात्रा में लगे या फिर निकले, तो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। मित्रों, इनकी संख्या भी 4 मानी गई है। इनकी संख्या भी 4 मानी गई है। कौन कौन से हैं? सा, शा, सा, हा। इसको तालव्य सा, मूर्धन्य, दंती। मित्रों, इसको तालव्य सा बोला जाता है, इसको मूर्धन्य सा बोला जाता है और इसको दंती सा। हम मित्रों, हमारे मुख में ऊपर की तरफ उच्चारण के 3 स्थान होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले मुख के ऊपरी भाग में दांत की जड़ के पास एक खुरदुरा स्थान होता है। यहां पर उपलेन नहीं होता, समतल नहीं होता। उसके थोड़ा सा ऊपर आप जीवा लेके जाइए तो हमको प्लेन स्थान मिलता है, और पीछे लेके जाइए तो वहां पर मित्रों हमको बहुत कोमल स्थान प्राप्त होता है। तो इस तालव्य सा का उच्चारण मित्रों तालु से होता है। जब इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा कहां स्पर्श करती है? तालु में, शा। और इस मूर्धा, इसको मूर्धा के पास जाती है, शा। और इसके उच्चारण करने में दांत का प्रयोग होता है। जिह्वा हमारी दांत के पास स्पर्श करती है, दांतों के बीच स्पर्श करती है, सा। लेकिन ध्यान रहे कि इसके उच्चारण में आपको बहुत सावधानी बरतनी है। अब आप कहेंगे वो कैसे? इसका उच्चारण जब आप करेंगे बार बार तो विशेष कर ध्यान देना है कि छोटे बच्चे के पास उच्चारण मत करिए, नहीं तो वो भी अपनी क्रियाकलाप शुरू कर देगा बंधु। और जब बात हा की आती है तो कुछ विद्वान ऐसा लिखे हैं, ऐसा कहते भी हैं कि का को काकल्य ध्वनि कहते हैं। मित्रों, मैं इसको नहीं मानता। हम ये मानते हैं कि हा को काकल्य वर्ण कहते हैं। हा को कौन सा वर्ण कहता है? काकल्य, काकल्य वर्ण। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि काकल्य वर्ण किसे कहते हैं, तो हा होता है। इसके बाद इसका एक नाम और होता है, इसको एक नाम से और जाना जाता है। उसका नाम है स्वरतंत्रीय वर्ण। स्वतंत्रीय वर्ण। इस तरीके से मित्रों हम लोगों ने आज इसके बारे में पढ़ा ऊष्म व्यंजन के बारे में कि
जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस अधिक मात्रा में लगे या फिर निकले तो उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। इसमें भी 4 प्रकार के वर्ण आते हैं। यह है बड़ा सा, यह है पेटचिरवा सा, यह है छोटा सा। अब इसको तालव्य सा बोलते हैं, इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं और इसको दंती सा बोलते हैं। आइए इसके पश्चात हम कुछ व्यंजन और हैं जिनके बारे में जिक्र कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन, अगला जो है इसी क्रम में का मान लेते हैं इसको, और इसको हम संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिन वर्णों का जन्म दो व्यंजनों के मेल से होता है, जिन व्यंजनों की उत्पत्ति या फिर जिन वर्णों का जन्म 2 व्यंजनों के मेल से या 2 व्यंजनों के योग से हुआ है, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। लिख लिया जाए इसको कि जिन वर्णों का जन्म जिन वर्णों का जन्म 2 व्यंजनों के योग से, जिन वर्णों का जन्म 2 व्यंजनों के योग से होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मित्रों, इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 मानी गई है। इनकी भी संख्या 4 मानी गई है। कौन कौन से होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। छा, त्रा, ज्ञा और एक मिनट यहां लिख लेते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। छा वर्ण जो है यह किन किन व्यंजनों के योग से बना है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। तो आधा का प्लस खष्टी सा बराबर छा। आधा ता प्लस रा बराबर त्रा। जा आधा प्लस इया बराबर ज्ञा और आधा सा प्लस रा बराबर स्रा। इस तरीके से इन व्यंजनों की उत्पत्ति हुई है। आधा का और पेटचिरवा सा कह लीजिए, आधा का और पेटचिरवा सा मिला करके छा का निर्माण होता है। आधा ता और रा मिलकर के त्रा बनता है। आधा जा और इया मिलकर के ज्ञा बनता है। और सा बड़ा सा, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, तालव्य सा। तालव्य सा आधा और रा मिलकर के स्रा का निर्माण होता है। इसके पश्चात भी मित्रों और एक व्यंजन है प्रकार का, इसी क्रम में खा देख लीजिए, उसको हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन उत्क्षिप्त द्विगुण
आगत व्यंजन। उत्क्षिप्त कौन कौन से होते हैं मित्रों, आइए इस पे चर्चा कर लिया जाए। डा, ढा, डा, ढा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो ये सबसे पहले तुर्की, तुर्की से फिर अरबी, और अरबी से फिर फारसी, और फारसी से फिर अरबी से फारसी, और फारसी से हिंदी। अब कभी कभी पूछा जाता है कि ये हिंदी में कैसे आए, किस भाषा से हिंदी में आए, तो आप तुर्की नहीं लिख सकते, आप लिखोगे फारसी से ये है हिंदी में आए हैं। इसके पश्चात अब इनको द्विगुण क्यों कहा जाता है। द्विगुण मित्रों इसलिए कहा जाता है कि इनकी पहली अवस्था ये होती है और दूसरी अवस्था ये होती है। तो इसमें द्विगुण इसलिए है कि पहले डा, ढा, ड़ा, ढा, इस तरीके से इनका उच्चारण किया जाता है। जैसे अगर हम कहें डमरू, और डमरू में डाका, और जोड़, जोड़ नहीं जोड़। तो इस तरीके से दो गुण लिए हैं अपने साथ, ये यहां भी प्रयोग में आते हैं और यहां भी प्रयोग में आते हैं, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। आगत इसलिए कहा जाता है कि यह दूसरी भाषा से निकल करके हमारी हिंदी भाषा में आए हैं, इसलिए इनको आगत व्यंजन भी कहा जाता है। मित्रों, आज हम लोगों ने व्यंजन के बारे में जो चर्चा की है उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा है स्वर 11, उसके पश्चात आयोगवाह कितने होते हैं, 2। व्यंजन कितने होते हैं, 33। व्यंजन कितने होते हैं, 33। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। और उसके बाद उत्क्षिप्त कितने होते हैं, 2। आइए इसको जोड़ा जाए। 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 के 2, हासिल 1, 3 1 4 और 1 5। तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या कुल मिलाकर के होती है वो 52 होती है। और इस तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से हम लोगों ने सिस्टम से क्रमबद्ध तरीके से जो हमने पढ़ा है, और हमारे इतना हम लोगों ने पढ़ा और यह अंत में जाकर के 52 निकल करके आया। इस तरीके से हम आशा करते हैं मित्रों आप लोगों को ये हमारी बात अच्छे से समझ में आई होगी। और जहां भी किसी को कोई दिक्कत होती हो मित्रों, तो निश्चित तौर पर आप कमेंट के माध्यम से या हमसे पूछिए, हम दोबारा उसको बताने का प्रयास करेंगे। और जो हमारी कमियां हैं एक बार उसको भी बताइए, जिससे हम उसमें सुधार करें और आपको अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। और कल हम फिर से किसी नए टॉपिक के साथ और एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे मित्रों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।